आज उत्तर प्रदेश का सर क्या चलेगा? विविध, हाँ या ना? रुक जाइए, उत्तर प्रदेश विविध में ही राजनीतिक तंत्र भी है, ठीक है? राजनीतिक तंत्र, हाँ या ना? उत्तर प्रदेश विविध में ही राजनीतिक तंत्र। लिखाना शुरू करें, पहले एक बार समझा दें इसको हम, पहले हल्का समझा दे फिर लिखा देना आप सबको। देखिए सर, जो उत्तर प्रदेश आप दिखाई दे रहा है, इसको पहले मैं बता चुका हूं, आपको याद होगा विविध में ही। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने जिलों में बटा हुआ शहर ये प्रदेश है, कितने इसमें मंडल हैं, बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं? फिर इसके क्या क्या राजनीतिक चिन्ह है, पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, पेड़ कौन सा है, सब लिखा चुका हूं। आज राजनीतिक तंत्र में आएंगे, तो राजनीतिक तंत्र में जब आएंगे तो इसके 4 स्तंभ हैं। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। इसी चारों पर आज हमारी आपकी पर चर्चा होगी। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जेलें हैं, केंद्रीय जेलें हैं, राजकीय जेलें हैं, उस पर चर्चा होगी। कितने मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, कौन पहला मुख्यमंत्री है, कौन वर्तमान का मुख्यमंत्री है, कितने मुख्यमंत्री हैं, कौन पहला राज्यपाल बनाया गया है, उस सब पे बात हो जाएगी। ठीक है सर, लिखना शुरू करिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 403 है। 403 है उत्तर प्रदेश अधिकतम विधानसभा सीटों की संख्या। अगला पॉइंट डालिए सर, ध्यान रखिएगा, अभी तक ये अब ये 403 है, पहले कितनी थी? 404 थी। एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था इसमें, एंग्लो इंडियन, हाँ या ना? एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। अब कितनी संख्या बची है? 400। अगर आप पूछा जाएगा आपसे विधानसभा कितनी सीटें, आप क्या बताएंगे? 400। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला पॉइंट डालिए सर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या, रिजर्व, ना इस पे कोई जनरल चुनाव लड़ेगा ना ओबीसी चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या, सुरक्षित सीटों की संख्या 88 है। 88, जिसमें 86 सीट, 86 सीट, जिसमें 86 सीट एससी की, जिसमें 86 सीट एससी की, और 2 सीट एसटी की जुड़ती है। 2 सीटें किसकी हैं? एसटी। एसटी को आदिवासी बोलते हैं, हाँ या ना? और इसको, जिसे आप दलित कहते हो, हाँ या ना? तो 86 सीट किसकी हैं सर? और 2 सीट किसकी हैं? सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है ना? और अधिकतम सीटों की संख्या 403 विधानसभा में। ठीक है, अगला पॉइंट डालिए सर, उत्तर प्रदेश विधानमंडल। अगला पॉइंट डालिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्विसदनात्मक सदन है। द्विसदनात्मक सदन है, जिसमें एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद, जिसमें एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद, जिसमें एक विधानसभा है और दूसरा विधान, द्विसदनात्मक सदन है ना भाई? विधानसभा और विधान परिषद उत्तर प्रदेश में दोनों है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश किस प्रकार विधानसभा मंडल, किस प्रकार का मंडल है? एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, तो आप बताएंगे द्विसदनात्मक। 2 सदन हैं, एक आपका क्या है? विधानसभा, और एक आपका क्या है? विधान
कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्थापना, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्थापना, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्थापना 1937 में 1937 में की गई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की स्थापना 1937 में की गई है। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश में अगला पॉइंट डालिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा, सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सीटों वाला जिला वह कौन सी विधानसभा है जहां पर सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? सीटों, विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, ब्रैकेट में 12 सीट, प्रयागराज ब्रैकेट में 12 सीट। ठीक है सर, आगे लिखिए। और सबसे कम सीटों वाला जिला सरायबस्ती, महोबा और चित्रकूट है। सरायबस्ती, महोबा और चित्रकूट है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, कितनी सीटें हैं सर यहां पर? 12 सीटें। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, कितनी कितनी सीट? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। यहां पर 2-2 विधायक हैं और यहां पर 12 विधायक हैं। ठीक है सर। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, अगला पॉइंट डालिए सर। अगला पॉइंट डालिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 99 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी सीट है सर? 99 सीट। पहले कितनी हुआ करती थी ये? 100। इसमें भी एक एंग्लो इंडियन चुना जाता था। ठीक है, एक विधानसभा में चुना जाता था एंग्लो इंडियन और एक विधान परिषद में। 2 एंग्लो इंडियन चुना जाता था लोकसभा में। किसमें चुना जाता था? लोकसभा में। 2 लोकसभा में, एक विधान परिषद में, एक विधानसभा में, प्रत्येक राज्य में चुना जाता था। ठीक है सर। अगला पॉइंट डालिए सर। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ना सर तो जीएस आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष होगी। ठीक है सर। अगला पॉइंट डालिए सर। विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। 30 वर्ष होगी। अगर आपको उत्तर प्रदेश का या पूरे भारत का विधानसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और अगर आपको विधान परिषद सदस्य बनना, न्यूनतम आयु क्या होगी आपकी? देखिए सर, लोकसभा सदस्य उम्र कितनी होनी चाहिए बनने की? विधानसभा सदस्य कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधान परिषद सदस्य 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य कितनी उम्र? 30 वर्ष। देश का प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनना है तो 25 वर्ष। हां या ना? राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष। राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष।
हाँ या ना? उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, कोई दिक्कत? सांसद बनना है तो 25 वर्ष, विधायक बनना है तो 25 वर्ष। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा आखिरी पॉइंट आपने? हाँ, अगला पॉइंट डालिए सर। हाँ, 21 वर्ष, 21 वर्ष, वही बनना है क्या तुमको? वही बनने के मूड में हो क्या? हमको भी लगा, तुम्हारी पढ़ाई देख के तो लग रहा है तुम वही ट्राई करने वाले हो। पढ़ तो नहीं रहे हो कायदे से आकर ईमानदारी से। जिस तरीके से आप पढ़ने उस तरीके से आप पढ़ अब नहीं रहे हो। ये बुरा लग रहा होगा मेरी बातें सुन के, मगर जो मैं देख रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं यार। पढ़े होते कायदे से तो शायद नहीं बोल रहा होता मैं। अच्छा, घर में पढ़ लो तब भी अच्छी बात है, मगर पढ़ लो। प्रधान बनने के लिए भी पूरा जीवन बाकी है। भारतीय संविधान में प्रधान तो तुम 100 साल के बाद भी लड़ सकते हो, मगर भारतीय संविधान में 30 साल के बाद कोई नौकरी नहीं कर सकते हो। तो एक बार नौकरी के लिए तैयारी कर लो। नौकरी के लिए तैयारी करोगे, अगर नौकरी लग जाएगी आपकी तो 40 साल काली माई का वो साड़ रहोगे जिस पर कोई टच नहीं कर सकता। 40 साल तुम्हारी नौकरी फिक्स है, मगर 5 साल बाद प्रधानी जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलें सर, अगला पॉइंट डालिए। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत हैं। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मायावती, ब्रैकेट में 4 बार मायावती को जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसको जाता है सर? कितनी बार बनी है मुख्यमंत्री ये? 4 बार। अगला पॉइंट डालिए सर। सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। वर्तमान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है सर, क्लियर है? अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन है। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश का पहला विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का श्रेय आत्माराम खरे तथा केसरीनाथ त्रिपाठी को जाता है। आत्माराम खरे तथा केसरीनाथ त्रिपाठी को जाता है। आत्माराम खरे और केसरीनाथ, ब्रैकेट में लिखना चाहिए 3-3 बार। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम से भी जानी जाती हैं। और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम से भी जानी जाती हैं।
और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है सर, आगे इसी में एक पॉइंट और जोड़ दीजिए अगला पॉइंट डालने से पहले। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जब कोकिला पूछता तो आधे ज्यादा लोग लता मंगेशकर पे लगा आते हैं, उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, और 90% लड़का टूट के वही भरभरा जाता है। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट डालिए सर। भारत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार राज्यपाल बनने का श्रेय, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार राज्यपाल बनने का श्रेय श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी को जाता है, और बीएल जोशी को जाता है, बीएल जोशी को जाता है। अगला पॉइंट लिखिए सर। हाँ, दो बार ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख लें। ये नहीं पूछा था कितनी कितनी बार है, प्रश्न ये होता है कौन सबसे अधिक बार राज्यपाल बना है। ठीक है, अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 80 है। 80। अगला पॉइंट डालिए सर। अगला पॉइंट डालिए। भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या संविधान संशोधन होना, एंग्लो इंडियन खत्म हो गए हैं। अब कितनी है अधिकतम? भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। पहले क्या था इसमें? 2 एंग्लो इंडियन थे ना भाई, जो राष्ट्रपति चुनता था। एंग्लो इंडियन की संख्या पहले कितनी थी लोकसभा में? 2। बोलो भाई, एंग्लो इंडियन कितने थे पहले? 2। तो टोटल कितने हो रहे थे? 552। हाँ या ना? 500। अब कितने हैं? एंग्लो इंडियन 2 खत्म हो गए। क्लियर हो गई बात आपको ये बात? चलिए, अब ये जो 2 एंग्लो इंडियन थे, इनकी नियुक्ति पहले कौन करता था? राष्ट्र। हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? पहले 552 थे 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में कितने सीटें थी भाई? इसको पहले जान लो, नहीं तो बहुत लेट नहीं है ये मामला, अभी का है ये। पूरे भारत के अंदर लोकसभा अधिकतम सीटें कितनी थी? 552। इसमें 2 सीटें किसकी थी? एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? आंग्ल भारतीय। चुनता कौन था इनको? राष्ट्रपति। तो सीटें कितनी हो गई? 552 2 ये गई। अब 543 पर क्या होता था? चुनाव। हाँ या ना? चुनाव किसका होता था? सांसद का, पूरे भारत में। क्लियर हो रही है? 552 अधिकतम थी, 2 एंग्लो इंडियन होते थे उसमें से, और 543 पर क्या होता था? चुनाव होता था। और 7 सीटें क्या होती थी? संघीय सीट। क्या होती थी? संघीय सीट। तो 2 43 और 7 जोड़ो, जोड़ ही नहीं पा रहे हो। 543 7, 550 2, तो यही तो ऊपर लिखा है सर। हाँ या ना? सीटें 552। 552 ये होंगी। अब ये जब 2019 संशोधन हो चुका उसके बाद वाले में, अब अगर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, 2024 लोकसभा है, 2024 के लोकसभा में अब सीटें कितनी हो गई अधिकतम लोकसभा की? 500 अधिकतम। अब 550 पर ही क्या लड़ा जाएगा? चुनाव लड़ा जाएगा।
इसका मतलब जो 7 संघी सीट थी खाली, खत्म हो गई। अब 500 जो 2 एंग्लो इंडियन थे ये भी खत्म हो गए, हाँ या ना? अब 550 पर जब आप चुनाव लड़ेंगे सर, तो इसमें चुनाव कैसे लड़ेंगे? 530 भारत के 28 राज्य में चुनाव होंगे सांसदी के लिए। कितने पे होंगे सर? 530। कितने सीटों पर? भारत के 28 राज्यों में कितनी सीटें होंगी? 530। भारत के अंदर केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8। 8 में कितने होंगे? 20 सांसद। अभी तक कितने सांसद थे 2019 में? 13 सांसद। 13 जब ये थे और ये 7 बढ़ गए तो सीट कितनी हो गई? 20। क्लियर है? 530 20 500, यही लोकसभा है सर, यही। क्लियर है? आखिरी पॉइंट क्या लिखा? एक लोग बोले तब समझूंगा। 50 हैं। अगला पॉइंट डालिए, जिसमें से 530 सीटें हैं, जिसमें से 530 सीटें भारत के 28 राज्यों में, जिसमें से 530 सीटें भारत के 28 राज्यों में और 20 सीटें भारत के 8 केंद्र शासित राज्यों में मनोनीत की जाएंगी। ये साफ साफ बता दिया हूं। और 20 सीटें भारत के 8 केंद्र शासित राज्यों में मनोनीत की जाएंगी। ठीक है सर, फाइनल हो रही है बात। अगला पॉइंट डालिए सर, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। 25 वर्ष होनी अनिवार्य। अगर आप 25 वर्ष नहीं तो आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है सर, अगला पॉइंट डालिए सर, लोकसभा सदस्य मिलकर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। जिसके बाद अधिक पार्टी में सदस्य होंगे वही किसका चुनाव चयन करेगा? अपने में से एक निकाल क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री बना देगा। जैसे भाजपा पूर्ण बहुमत से आई 2019 और सारे सांसदों ने किस पर स्वीकृति दी? नरेंद्र भाई मोदी पर, हाँ या ना? तो प्रधानमंत्री कौन बना? नरेंद्र भाई मोदी बने। क्लियर है? अगला पॉइंट डालिए सर, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। ठीक है भाई, अगला पॉइंट डालिए, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। ओथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाएगा सर? राष्ट्रपति दिलाएगा। अगला पॉइंट डालिए सर, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। 35 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी सर? 35 वर्ष। अगला पॉइंट डालिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति 3 सदन मिलकर करेंगे। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य मिलकर किसकी नियुक्ति करेंगे सर? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा सर? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट लिखिए सर, राज्यसभा में भारत में राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या, भारत में राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। 250 है, जिसमें से 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाएंगी।
जिसमें 12 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाएंगी। राष्ट्रपति, उसी में आगे लिखिएगा, राष्ट्रपति विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, अभिनय, चिकित्सा, सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र से 12 सीटों पर मनोनीत करेगा। 12 सीटों पर मनोनीत करेगा। 12 सीटों पर मनोनीत करेगा। अगला लिखिए पॉइंट सर, या इसी में लिख लीजिए, पॉइंट और इसमें लिखिए, बताएं। खेल को शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 31 है, 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 31 है। कितनी सीट है सर? 31 है। ठीक है भाई। पूछा जाएगा अगर आपसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों में वह कौन सा राज्य जो सबसे अधिक सीटें रखता है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों में सबसे अधिक सीटें रखने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। समझ लीजिए इसको और करीब से। विधानसभा उत्तर प्रदेश 403 सीट, विधान परिषद उत्तर प्रदेश 99, लोकसभा उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें? 80 सीट, राज्यसभा 31 सीट। हाँ या ना? पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से अधिक सीट किसी राज्य के पास नहीं है। ठीक है, यही वो कारण है कि राजनीतिक तंत्र यहां का बहुत बड़ा है। इसी कारण से सबसे अधिक दंगे भी उत्तर प्रदेश में हुए और सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन भी उत्तर प्रदेश में लागू है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू है? भारत के किसी राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। किसमें लागू किया गया था? और उत्तर प्रदेश का आखिरी राष्ट्रपति शासन मायावती के शासनकाल में लगा। मायावती और भाजपा का जब गठबंधन था तब ये शासन लागू हुआ। अगला पॉइंट डालिए। 1866 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और स्वीकृत जजों की संख्या 160 रखी गई थी। और स्वीकृत जजों की संख्या 160 रखी गई थी। एक 160। अगला पॉइंट डालिए सर, उपभोक्ता संरक्षण फर्म या ब्रैकेट में आयोग लिख लीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण फर्म या आयोग उत्तर प्रदेश में 5 बनाए गए हैं। 5 बनाए गए हैं। अगला पॉइंट डालिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण 5 बनाए गए हैं। अगला पॉइंट डालिए सर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण में इंडस्ट्रियल संबंधित जो मुकदमे हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण 6 स्थापित किए गए हैं। 6 स्थापित किए गए हैं। 6, जिसमें इंडस्ट्रियल संबंधित बात होती है। अगला पॉइंट डालिए सर, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में 20 श्रम न्यायाधिकरण बनाए गए हैं, लेबर कोर्ट 20 स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश में, अगला पॉइंट डालिए, उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय कारागार हैं, 5 केंद्रीय कारागार हैं। ठीक है सर। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश 75 जिलों में बढ़ता है, 75 जिले। कितने जिले सर? 75 जिले। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं सर? अगला पॉइंट डालिए। उत्तर प्रदेश में 65 कुल कारागार हैं, जिसमें 2 उपकारागार और 54 कारागार शामिल हैं। जिला कारागार, जिसमें 2 उपकारागार और 54 जिला कारागार शामिल हैं। अगला पॉइंट डालिए सर। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन 4 सितंबर 2005 को किया गया है। 4 सितंबर 2005 को किया गया है। अगला पॉइंट डालिए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आतंकवादी गतिविधि विरोधी दस्ता, हिंदी में लिखना चाहे लिख लें, का गठन 2007 में किया गया है। आतंकवादी गतिविधि विरोधी दस्ता। अगला पॉइंट डालिए सर। राज्य सूचना आयोग का गठन 2013 में किया गया है। 2013 में किया गया है। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश में, अगला पॉइंट डालिए। उत्तर प्रदेश में 2 साइबर थाने हैं। उत्तर प्रदेश में 2 साइबर थाने 2011 में खोले गए हैं। 2 साइबर थाने 2011 में खोले गए हैं, जिसमें से एक लखनऊ और दूसरा आगरा में खोला गया है। जिसमें से एक लखनऊ और दूसरा आगरा में खोला गया है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट बोलिए सर। अगला पॉइंट लिखिए सर। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया है। उत्तर प्रदेश में बाल सुधार केंद्र लखनऊ में स्थापित है। इसे आदर्श कारागार के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श कारागार, जिसे आदर्श कारागार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में स्थापित है। लखनऊ में स्थापित है। नारी बंदी निकेतन कहां स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है। ये आपका पूरा विविध है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को एक बार फिर समझ लीजिए आप सब, विविध को। और हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश का इतिहास। हेडिंग डालिए, सेंट्रल हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश का इतिहास। अगले संडे लिखाया जाएगा। इसको पहले समझिए कायदे से। आइए बिंदु उत्तर प्रदेश समझते चलिए जरा साहब, जितना है एक बार रिवीजन करा दूं कायदे से। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना गया? संयुक्त प्रांत, लिखा चुका हूं ना, अवध एवं आगरा, हाँ या ना? उसके बाद उत्तर प्रदेश को किस नाम जाना गया? संयुक्त प्रांत, हाँ या ना? बाद में से क्या जाना कहा गया? उत्तर। सारे सन लिखा चुका हूं ना मैं। उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी क्या रही मुगलों के समय में? उसके बाद क्या रखी गई? इलाहाबाद। अब वर्तमान में क्या है? लखनऊ, हाँ या ना? पहले जब मुगलों का शासन था तो उसमें क्या राजधानी रखी गई?
और उसके बाद क्या रखी गई और वर्तमान में क्या है, क्लियर है। उत्तर प्रदेश की जो आपको आबादी दिखाई दे रही है, ये उत्तर प्रदेश की आबादी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, हाँ या ना। उत्तर प्रदेश संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसकी अपनी लंबाई कितना रखता है सर, 650 किलोमीटर। लंबाई कितनी इसकी, 650 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। ये लिखा चुका हूं ना, ठीक है, क्लियर है। उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों की सीमाएं छूती हैं। कितने राज्यों की सीमाएं छुएंगी सर, 8। कौन कौन सी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश नहीं है, बिहार और झार। 10 हुए, 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7। उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों की सीमाएं छूती हैं, और उत्तर प्रदेश को एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली की सीमा छूती है। कौन सी सीमा सर, दिल्ली की। और उत्तर प्रदेश को एक राज्य, एक देश, नेपाल की सीमा छूती है। किसकी सीमा छूती है सर, नेपाल की। क्लियर है। अब उत्तर प्रदेश जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसकी संपूर्ण जनसंख्या 19,98,00,000 लगभग है, हाँ या ना। कब, 2011 में, क्योंकि अभी 2021 में जो प्रस्तावित जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है, वो अभी तक हुई नहीं है। तो 2011 में कौन सी जनगणना हुई भारत की, 15वीं जनगणना हुई, हाँ या ना। भारत कौन सी जनगणना हुई, 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना में उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, 19,98,00,000। मोटा मोटा मान लिया जाए तो 20 करोड़। क्लियर है। जो 20 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है ये आबादी उत्तर प्रदेश की, ये विश्व के केवल 3 देशों के पास इतनी आबादी है, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। इसके सिवा विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से अधिक हो। भारत की छोड़ दीजिए बात। 20 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया नहीं रखता, 20 करोड़ की आबादी जापान नहीं रखता, जर्मनी नहीं रखता। पूरे विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रशिया भी 20 करोड़ की आबादी नहीं रखता है। क्लियर हो रही है बात आपको। अगर 16वीं जनगणना हो गई तो लगभग 25 करोड़ जाएंगे। कितने, ये संभावना है 25 करोड़ जाया जाएगा। और यह भी संभावना है कहीं पीछे इंडोनेशिया को ना छोड़ दें, कहीं पीछे इंडोनेशिया को ना छोड़ दें। कहोगे इमरान सर इसको इतना पुष्टि साथ कैसे कह रहे हो, तो सर 2001 में भारत की 14वीं जनगणना हुई थी। जब 14वीं जनगणना हो रही थी, उससे पहले ब्राजील हमसे आगे था, और जैसे जनगणना हुई ब्राजील हमसे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, पीछे चला गया। और 2011 में टारगेट पे इंडोनेशिया आया है अब हमारे। अब विश्वास, हमारा भरोसा पूरा दम है। अगर भारत में 2023-24 तक जब भी अगर जनगणना हो गई तो इंडोनेशिया पीछे हो जाएगा। जनसंख्या का इतना दबाव इस देश के ऊपर है, इतना दबाव इस देश के ऊपर, मैं तो खुद विचलित हो जाता हूं कभी कभी। कि एक अमेरिका की रिपोर्ट आई, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि चीन से हम आगे हो गए 29 लाख। चाइना का जो जनसंख्या है सर, तो उसके पास जनसंख्या का जो पैटर्न है बहुत यूनिक है। वहां अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो कंजप्शन ना करिए, इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। लोग पढ़े लिखे हैं और उनका उत्पादन शैली हमसे बहुत गुना अधिक है, उनका रिसाइकल बिन बहुत मजबूत है। हमारे यहां पढ़ाई लिखाई बहुत कमजोर है अभी भी, इसलिए हमको ये जो जनसंख्या का दबाव इसको कम करना चाहिए। और मैं तो साफ साफ कहता हूं सर कि इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण बिल
बहुत मजबूती से लागू करने की जरूरत है। इस देश को अगर आप चाहते हो बचा रहे, आदमी आदमी को ना खाना चालू कर दे, अनाज खत्म हो जाए कुछ दिन के बाद। गांव में प्लाटिंग चालू हो चुकी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं गांव में, जनसंख्या का दबाव अधिक है। जिसके पास 10 बीघे जमीन थी, 3 भाई निकले, बचा 2 बीघे। जिसके पास 10 बीघे जमीन थी और 3 भाई निकले तो बचा कितना? 2-2 बीघे। क्योंकि कहोगे सर कौन सा ये गुड़ा की आपकी 6 पे रुक गया मामला ये तो सर 2-3 बीघे जमीन घर बनाने के लिए भी तो होगा। गांव में घर भी बनता 10 बिस्सा, 12 बिस्सा, 15 बिस्सा में ना। जितना दूर में यहाँ पे घर बन जाता है शहरों में, इतना दूर में वहां भैंस का दलान होता है, भैंस बांधते हैं। और जितना बड़ा तुम्हारा कमरा होगा जिसमें तुम रहते होगे, एकदम चैला रखते हैं, ऊपर ही रखते हैं, हाँ या ना? तो घर बड़ा होता है ना गांव में। तो इसलिए सर 2-2 बीघे जमीन बची, क्या उत्पादन करेंगे इसमें? भाई अगर 3 बेटे हैं और 10 बीघे जमीन है, तो जब बंटवारा होगा तो एक तो घर वाला घर पा जाएगा, पिताजी वाला बनवाया, 2 घर अलग अलग बनेंगे ना। आज की लड़कियां साथ रहना नहीं चाहती किसी के, सेपरेट। पति मेरा है, मम्मी तुम कब हो गई? पति तो मेरा ही है ना डायरेक्ट। तो सर जब ये अलग अलग घर बनाएंगे, 10-10 विश्व में घर बनेगा। अगर 20 विश्व का बीघा हो रहा है वहां पे, तो 1 बीघे के अंदर जो 15 कुंटल पैदा, 12 कुंटल पैदा होता था, वो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन माइनस हो रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगी, उत्पादन माइनस होगा, तो अपने आप मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी ना भाई, हाँ या ना? आगे आइए भाई। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज, सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा, हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? क्लियर है? सबसे अधिक एससी वाला जिला, सबसे अधिक एससी सीतापुर, सबसे कम एससी हापुड़। कहां पे सर? यहां सबसे अधिक सीतापुर में सबसे अधिक एससी हैं और सबसे कम एससी कहां है? हापुड़ में। सबसे अधिक एसटी वाला जिला सोनभद्र। याद आ गया ना सब? कॉपी खोले हो? सबसे कम एसटी वाला जिला, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सबसे अधिक क्षेत्रफल जिस जिले का है उसे क्या कहा जाता है? लखीमपुर खीरी। कोई दिक्कत? फाइनल हो गई बात? फिर मैंने कहा सर सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे कम, श्रावस्ती। ठीक है भाई, क्लियर हो रही बात? और आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है भाई? उत्तर प्रदेश राजकीय पशु 12 सिंघा, हाँ या ना? उत्तर प्रदेश राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश राजकीय पशु, क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए सर। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, क्लियर है? उत्तर प्रदेश राजकीय पक्षी सारस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोच। उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प पलाश, क्या है? राजकीय भाषा हिंदी, उपराजकीय भाषा उर्दू। क्लियर है? क्लियर हो रही सारी बातें? और आगे बढ़िए सर। राजनीतिक तंत्र आज बता ही दिया हूं मैं आपको कि देखिए उत्तर प्रदेश जब आप देखेंगे तो सबसे अधिक विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और लोकसभा की सीटें किसके पास हैं? उत्तर प्रदेश पास। विधानसभा में कितनी सीटें? विधानसभा में 403, विधान परिषद में 99, लोकसभा में 80, राज्यसभा में। कोई दिक्कत हो रही है? क्लियर हो रही है बात ना? आज के लिए इतना ही है आपका। देखिए सर बहुत लिखा दूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, मगर क्या लिखाया तो राज्यपाल कहां हैं आप? मैंने कहा उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल, नियुक्ति लिखा दें? कोई नियुक्ति नहीं, राष्ट्रपति चाहे जिसको नियुक्त कर दे। राज्यपाल की नियुक्ति, आप राष्ट्रपति मुर्मू हैं अगर, तो आप किसी भी राज्यपाल पर नियुक्ति कर सकती हैं जिसकी उम्र 35 साल पूरी हो। वो राज्यपाल बनाया
देखिए आज सतपाल मलिक ने आज एक बात कही, पता चला आप सबको? सतपाल मलिक ने साफ साफ कहा कि जैसे राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, राज्यपाल को ऐसे नियुक्त नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो। किसके द्वारा हो सर? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं। मुझे तो साफ साफ ये लगता है, चाहे आईबी हो, बोलो मत भाई, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे सीबीआई हो, इनकी नियुक्ति जैसे मतदान के द्वारा होती है पक्ष और विपक्ष की, वैसे हो। नहीं, जो सत्ता में रहेगा उसका दुरुपयोग करेगा, ये क्लियर है। वो चाहे कांग्रेस होगी, चाहे वो भाजपा हो। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नियुक्ति निष्पक्ष नहीं होगी तो चीजें भी निष्पक्ष नहीं रहेंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और एक बात जानिए सर, जैसे कि आज संडे है, आप सब इतने लोग आए हुए हो, बहुत सारे लोग घर पे हैं, आधे ज्यादा लोग घर पे हैं। मैं फिर कह रहा हूं सर, गरीब अगर आप हैं तो पूरी जिंदगी गरीब बने रहेंगे जब तक अमीर सपने आप नहीं देखेंगे। बहुत क्लियर कट है। और मुझे यह भी लगता है सर, गरीब को कभी अमीर सपने देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अमीर सपने देख लिए सर, तो तुमको कुछ पाने के लिए जो कुछ खोना पड़ता है का मामला है, वो गलत है सर। कुछ पाने के लिए आपको सब कुछ खो देना पड़ेगा। ये अगर तुम्हारे अंदर तैयारी है तो आप बिल्कुल तैयार रहिए अमीर बनने के लिए। मैं सदैव कहता हूं सर, गरीबों ने दुनिया इतिहास लिखे, अमीरों ने कभी इतिहास नहीं लिखे। मगर अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाए, आप नौकरी भी पा जाएं और संडे भी मना लें, सब एक साथ नहीं होगा। आप हमको भी देखते हैं ना सर, साथ के सातों दिन इसी तरीके से लगा रहता हूं। मैनेजमेंट मीटिंग इसके बाद है, वीडियो शूट है, चल रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स पे वर्क हो रहा है, और पूरा दिन ऐसे रहूंगा मैं सर। मेरे लिए संडे मंडे ट्यूसडे कोई मायने नहीं रखता। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली हूं, मुझे अमीर बनने की इच्छा है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। अमीर एक अलग सब्जेक्ट है। मेरे एक मित्र ने कहा, इमरान सर, जो आपके अंदर क्षमता है वो कुछ और भी कर सकते थे आप। मैं मुस्कुराया, कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा मैं चाहे जो कर लेता, मुझे मेरा गांव जानता, मेरे रिश्तेदार जानते, और कुछ कोई जान नहीं सकता था। जिस लाइन से मैं जुड़ता हूं, मुझे यहाँ कई राज्य जानते हैं, चाहे एक ही लोग जानते होंगे उसके, पर जानते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना है सर कि अगर अमीर बनना है सर, तो स्टेटस लगाने से तुम अमीर कभी नहीं बन पाओगे। अमीर अगर तुमको बनना है, तुमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संडे मंडे अमीरों के चोचले हैं, गरीबों के कोई संडे और मंडे नहीं है सर, उसका हर दिन बराबर का मानक रखता है। तो इसलिए पर डे मेहनत करिए सर, तब जाकर आप किसी अमीर के बराबर खड़े हो पाएंगे। नहीं तो मुझे यह भी लगता है सर, मैं अपनी दिली बात बताऊं, जब मैं गरीबों को देखता हूं या मिडिल क्लास फैमिली को देखता हूं, तो बहुत सुकून से बैठी हुई होती है। कभी तुमने देखा कि किसी अमीर को बहुत सुकून से बैठे हुए? वो वर्क करता रहता है। आप देखते हुए कटरा मंगल को बंद हो जाती है और चौक संडे को बंद होता है, और सिविल लाइन भी संडे को बंद रहता है। कभी पीवीआर बिग बाजार को बंद होते देखा है? केएफसी को बंद होते देखा है? उनके पास पैसे कौन कमी है सर, उनका तो अपना एक लेवल का ब्रांड है, दूसरे खोलेंगे फिर चलेगा। क्योंकि सर छुट्टी गरीबों को चाहिए होती, अमीर कभी छुट्टी नहीं लेता सर, उसके लिए उसका समय बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हल्का इस बात को समझिए आप सब। धुलमुल रवैये से पढ़ाई मत पढ़िए। और मैं फिर एक बात बता दे रहा हूं सर, जितने लोग यहाँ बैठे हो, जिनको ये लगता है कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, या जिनको ये लगता है कि उनके कदम अब गलत पड़ रहे हैं, या जिनको ये लगता है मैं घर पे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरा वादा है एक बार की तो केवल और केवल अपने पिता का हाथ पकड़ के उस पर झुर्रियां देख लीजिए, माँ की उस साड़ी को देख लीजिए, खुद ही तय कर लेंगे कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं और मेरे पिता कौन जिंदगी पूरी जिंदगी जी चुके हैं। खुद ही तय हो जाएगा सर। अगर हल्का सा जज्बात होगा, जहनियत होगी, दिल में जगह होगी तब, नहीं तो बेशरम तो है ही हम, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हमेशा लगता है सर कि एक विद्यार्थी अगर इतना भी नहीं समझ पा रहा है दर्द, तो कोई फायदा नहीं उसके पढ़ने का। जब जब आप अपने घर से निकलते हैं, तब तब जितने रास्ते को आप सफर को तय करते हैं, जितने किलोमीटर की, मेरा अपना मानना उतने किलोमीटर का सफर आपके पिता और माता का भरोसा भी तय करता है, विश्वास भी तय करता है। उसका खून मत कर दीजिए। जैसे मैंने कल एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा कि आपके और मित्र कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि कमरे पे। यहां कमरे पे रहने के लिए आप नहीं आए थे,
यहाँ खाना बनाकर बावर्ची बनने आप नहीं आए थे। मेरी पढ़ाने का तरीका पूरा हो गया। जब आप सबको देखता हूं तो आपके हर एक चेहरे में मेरा अपना चेहरा है। मैं जो संघर्ष आप कर रहे होंगे इससे कई गुना ज्यादा संघर्ष करके यहाँ खड़ा हूं। इसलिए मेरी हर एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। तुमने जो भी संघर्ष अपने जीवन में किया होगा उससे कई गुना अधिक संघर्ष मेरे जीवन में रहा है। मैं बताता इसलिए नहीं हूं, मुझे उचित नहीं लगता है बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि हर सफल आदमी अपने बारे में गरीब ही बताता है, इसलिए बताने की कभी इच्छा नहीं होती। क्लास 12th के बाद से लेकर आज तक मैंने अपने घर से कभी पैसा नहीं मांगा है। ऑन रिकॉर्ड में ये बोल रहा हूं, तो मेरे पिता भी सुनेंगे, मेरे चाचा भी सुनेंगे ये बात। और इस बेगाने शहर में कोई किसी को 1 रुपया देता नहीं है, ठीक है। जो ये गाड़ी, ये ऑफिस, ये रुतबा देख रहे हैं आप, ये मेरा बनाया हुआ है। इसमें किसी का 1 रुपया लगा नहीं है, आशीर्वाद छोड़ के। वो गुरुओं को लगा, सहयोग आप सबका मिला, दुआ माता पिता की मिली। इसके सिवा अगर कोई सोचे कि कोई इकोनॉमिकल मुझे कोई समर्थन किया है तो ये गलत है। मुझे कोई इकोनॉमिकल समर्थन कभी नहीं किया। और एक बात जान लीजिए सर, मुझे हमेशा ये लगता है गरीब का दुश्मन केवल गरीब है। जब हम स्टेटस लगाते हैं तो इस शहर के अंदर बहुत सारे मित्र हैं हमारे, अपनी बात रख रहा हूं, बहुत सारे मित्र। ऐसा कोई चौराहा नहीं जहां मेरे अपने लोग नहीं हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उनके छोटे भाई का, उनकी बहन का, उनके किसी दोस्त की बच्ची का एडमिशन होता है, तब वो फोन करके केवल इतना कहते हैं कि इमरान भाई अपनी कोचिंग का देख लीजिएगा। कभी उन्होंने स्टेटस नहीं लगाया मेरा, कभी अध्ययन अकेडमी का समर्थन नहीं किया। ये सच है, क्योंकि जानते हो सर, जो आपका साथी होता है वो सबसे पहले आपको कमजोर करना चाहता है। ये सच है। आप उससे बड़े हो जाएंगे तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी ना। मैं बार बार कहता हूं सर, इस बात को ध्यान रखिए। आप रोज मूवी लगा रहे हो, रोज आप गाने लगा रहे हो, रोज शायरी लिख रहे हो, रोज गुड मॉर्निंग का अपना लगा रहे हो। अभी कल या परसों एक सूरज की फोटो बहुत तगड़े से चली, 90% मेरे स्टेटस पे मैं देखा वही सूरज लगा हुआ है। अगर तुमको अपने दोस्तों की परख करनी है तो पढ़ाई की फोटो लगाइए, अपने एजुकेशन की। ये नहीं कोचिंग लगाइए, मैं इसको नहीं कहता। अपने टेबल पढ़ रहे हैं उसकी फोटो लगाइए। आप एजुकेशन संबंधित कोई भी चीज की फोटो लगाइए। मेरा वादा है कि आधे ज्यादा मित्र कुछ दिन के बाद आपसे कटना चालू हो जाएंगे। मेरा अपना ये मानना है, आपसे कटना शुरू कर जाएंगे। उसकी वजह है कि गलत के बहुत सारे साथी होते हैं, अच्छों की साथी बहुत अधिक नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। आप गंदा बोलिए, आप खूब हंसी मजाक करिए, आप खूब घूमिए टहलिए, आप संगम जाने के लिए कह दीजिए, आप कमरी गार्डन जाने के लिए कह दीजिए, आपके पास 20 साथी तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। आप कोचिंग आने के लिए कह दीजिए, आपके पास बहुत कम लोग तैयार होंगे। आप 20 लोगों को कहिए चलिए आज पिक्चर देख के आते हैं, आपके साथ तैयार हो जाएंगे लोग। मगर आप ये कह दीजिए चलते हैं, 20 लोग को कहिए कि आइए साथ में मिलकर बैठ के पढ़ा जाता है, आज नंबर ऑफ सिस्टम सॉल्व कर दिया जाता है, तो सब गायब हो जाएंगे, एक नजर आपको नहीं आएगा। तो सर, जब आप जान रहे हो कि एजुकेशन का इतना अच्छा महत्व है, और फिर एक बात कह रहा हूं, तो बहुत नसीब वाले जीवन में हो अपने आप सब, जितने लोग यहां हो, बहुत नसीब वाले बच्चे हो कि जिनको पढ़ने का मौका मिला। बहुत प्रतिभाशाली बालक मैं ये ऐसे जानता हूं जो बहुत टैलेंटेड बच्चे, उनको पढ़ने का ईश्वर ने मौका ही नहीं दिया। उनके गार्जियन एफर्ट नहीं कर पाए, वो उसको झेल नहीं पाते, पैसा हर महीना में नहीं भेज सकते थे, इसलिए नहीं पढ़ पाए वो। और जब इतना अच्छा मौका मिले उसके बावजूद ही तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना सर, फिर गैर जिम्मेदार हो इसका मतलब। चलिए ठीक है, धन्यवाद।